सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एटम का मॉडल कौन कौन सा था, एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल जो था इसमें एक हम देख रहे थे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल में क्या कहा जाता था कि जैसे वाटरमेलन मॉडल कहते थे, प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे, जैसे ये पूरा का पूरा जो तरबूज है उसमें जो लाल बिखरा दिख रहा है उसको तुम समझ लो नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव बीच बीच में कहीं कहीं उसके बीज की तरह रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज उसके बीज की तरह रखा हुआ है। ऐसे इसने सोचा था थॉमसन ने। क्या सोचा था कि एक जैसे तरबूज है, तरबूज के भीतर हम देखते हैं उसको जिसे आप खाते हो लाल वाला पदार्थ, वो बिखरा है पूरा का पूरा तरबूज में। वैसे पॉजिटिव बिखरा, वैसे निगेटिव बिखरा मान लिया इसने, और बीच बीच में कहीं रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज बीज की तरह। ऐसा उसका इमेजिनेशन था, थॉमसन मॉडल। इस पे न्यूमेरिक जनरली पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि न्यूमेरिक बनाना चाहे कोई एग्जाम्पल तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल एक तुम्हें दिख सकता है कि एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जो सिग्मा कूलाम पर मीटर क्यूब मान लो उसका चार्ज है, और उसके भीतर ये दो चार्ज, मान लो ये प्लस बिखरा हुआ है, इमेजिनरी क्वेश्चन, और उसके भीतर ये दो इलेक्ट्रॉन हैं माइनस में। ये प्लस, ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा जो है ये आपके पास यदि अवेलेबल है, तो अब यदि मैं इनके स्टेबिलिटी की बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन इसके भीतर स्टेबल कैसे हो सकता है, यदि पॉजिटिव बिखरा मान लिया और इलेक्ट्रॉन को बीज की तरह देखा तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है। तो देखिए ये माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ध्यान देना कि ये जो इतने दूर में पॉजिटिव बिखरा हुआ होगा, इस पॉजिटिव के कारण इस पे अट्रैक्शन लगेगा, और ये यदि बैलेंस हो जाए इस पे तो ये इक्विलिब्रियम में दिखेगा। ऐसा ही बैलेंस दूसरे के लिए आप भी देख सकते हैं, ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और बाहर जो प्लस है, इस प्लस के कारण तो कोई फोर्स हम नहीं देखेंगे बनता हुआ, क्योंकि उस प्लस सेल थ्योरम का जब आइडिया हम यूज करते हैं तो सेल के यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के कारण उसके भीतर कहीं भी फोर्स जीरो होता है। तो जो स्फेरिकल आपने पहले एक ग्रीन बाउंड्री बना लिया, इस ग्रीन बाउंड्री के भीतर वाला चार्ज ही उस बाउंड्री पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। लेकिन ग्रीन बाउंड्री के बाहर जो चार्ज हैं उनके जितने सेल आप देखेंगे, उनके जितने सेल देखेंगे, उस सेल के भीतर है वो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो उनपे जो इन सेल के चार्ज का फोर्स होगा वो तो जीरो होगा। तो बैलेंस के लिए हम क्या देखेंगे कि वो जो प्लस आया है इस दोनों माइनस के बीच में, वो स्फेरिकल रीजन में, वही वाला प्लस किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। यदि वो फोर्स बराबर हो जाएंगे तो बैलेंस हो जा सकते हैं। तो थॉमसन मॉडल पे इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर और उसमें रखा हुआ इलेक्ट्रॉन। सर आपने तो कहा कि थॉमसन मॉडल में कि निगेटिव चार्ज पूरा बिखरा था और पॉजिटिव रखा था। हाँ, जब यहाँ हम इमेजिनेशन की ही बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन इस तरह का कोई भी बनाया जा सकता है। अब दूसरा आता है मॉडल जिसको हम कह रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कहानी क्या थी? थैंक्स कृष्णा। रदरफोर्ड मॉडल की कहानी क्या थी कि जब एक फॉइल लिया गया गोल्ड का, गोल्ड फॉइल, आप ध्यान से समझिए, आप लोग मिठाई खरीदने जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा दो तो दुकान वाला जो मिठाई देगा उस पे वो लगा रहता है व्हाइट कलर का एक लेयर, सिल्वर फॉइल होता है। तो सिल्वर फॉइल मतलब हम सिल्वर को खाएंगे तो सोचो ना कितना पतला होता है कि हम खा लेते हैं। मिठाई के साथ पान आप लगवाते हो कोई बढ़िया, तो उसपे भी वो सिल्वर फॉइल लगाता है। तो सिल्वर फॉइल जैसे होता है कितना पतला, इतना पतला कि वो मेटल होने के बावजूद आप खा सकते हो। वैसे ही गोल्ड फॉइल कितना पतला होगा।
तो वो गोल्ड के मटेरियल का जो फॉइल है, उस फॉइल पे इसने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल भेजे। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस He++ पर, और इसको इसने अच्छे स्पीड वाले अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, उसमें एक्सपेरिमेंट में इसने क्या देखा, अधिकतर अल्फा स्ट्रेट चले जाते हैं, कुछ अल्फा जो रहता है वो थोड़ा सा डेविएट होता है, अधिकतर सीधे चले जाता है, और उनमें से रेयर कोई अल्फा ऐसे जाके मुड़ के वापस आता है। तो इस आइडिया को जब उसने देखे कि मैंने 1000 अल्फा भेजे, 1-2 जो है मुड़ के आया, 5-10 जो है डेविएट हुआ, तो इस आइडिया को एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, क्यों? क्योंकि ये सीधे चला गया अल्फा। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि एटम का जो पूरा चार्ज है पॉजिटिव, वो कहीं एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड जमा है। क्यों? क्योंकि ऐसा जब कोई पॉइंट है, उस लाइन पे जब चार्ज आता है, अल्फा पार्टिकल जाता है, तो वो रिपेल हो करके मुड़ करके चला आता है। तो इसने सोचने का प्लम पुडिंग वाला आइडिया जो था, या वाटरमेलन जो आइडिया था, उसको चेंज कर दिया। उसने कहा कि एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जैसा कुछ, जहां पॉजिटिव चार्ज बैठे हुए हैं, और मैक्सिमम पार्ट जो है एटम का वो खाली है, अब ये आइडिया रदरफोर्ड का था। तो रदरफोर्ड के इस आइडिया के बाद कहानी कुछ आगे बढ़ी। रदरफोर्ड के आइडिया के बाद कहानी जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ तीसरा आता है बोहर्स मॉडल। अब बोहर्स मॉडल में जब था, तो वो रदरफोर्ड से थोड़ा आगे निकला। इसने क्या कहा कि जैसे मॉडल ये है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सा हो गया? एक तो हाइड्रोजन खुद हो गया, जैसे हीलियम प्लस हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे लिथियम प्लस हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 भागा हुआ है, तो 1 ही बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले जैसे हैं, आप देख रहे हैं एटम 1 इलेक्ट्रॉन वाले, उनमें ये मॉडल अप्लाई हो रहा है। अब ये उनमें ये मॉडल अप्लाई हो रहा है, तो एक आइडिया जो लिया गया कि न्यूक्लियस है, तो जेड मान लिया प्रोटॉन का नंबर, जेड प्रोटॉन यहाँ बैठे हुए हैं, और बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, इस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस के यदि चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन को एक देखो और वो चक्कर लगाता देखो, ये भी स्पीड। यदि चक्कर लगा रहा होगा, तो इनमें जो अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन कैसे देखोगे? मान लो इसको आपने मान लिया nth ऑर्बिट, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ देख रहे हैं, सर्कुलर पाथ, उनको ऑर्बिट कह देते हैं। यहाँ पर था 1, ये था 2, और होते होते ऐसे बहुत से ऑर्बिट हैं, तो एक को मैंने कह दिया nth। में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो सर्कुलर पाथ पे रहने के लिए हम देख रहे होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, कूलम्बिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE into E/r², और ये किसके बराबर कह देंगे? mv²/r। तो ये पहला इक्वेशन हो गया फॉर सर्कुलर मोशन, ये इक्वेशन 1 हो गया फॉर सर्कुलर मोशन। और दूसरा इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम रहा होता है, कुछ खास ऐसे सर्कुलर पाथ पे ही इलेक्ट्रॉन रह पाता है, जिस पाथ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के। mvr जो एंगुलर मोमेंटम हुआ, वो ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये पहला तो आपको किसके लिए मिला? फ्रॉम सर्कुलर मोशन, पहला इक्वेशन सर्कुलर मोशन, और दूसरा इक्वेशन किसके लिए? फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स। ये बोहर्स हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस को हिंदी में कहते हैं परिकल्पना, परियां होती है,
फॉर स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट का मीनिंग समझाता हूं। जो बोहर से पहले मैकेनिक्स आता था या उसके टाइम पे, उसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। उस क्लासिकल मैकेनिक्स का एक, या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक थ्योरी है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो एक थ्योरी है, वो क्या कहता है कि कोई भी चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यदि मूव कर रहा है तो वो करंट होने के कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। और यदि कोई चार्ज एक्सेलरेटेड हो, एक तो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, एक होता है एक्सेलरेटेड होना। यदि कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो ईएम वेव जनरेट करेगा, और ईएम वेव जनरेट करेगा मतलब एनर्जी लॉस होगा। तो कहा जाता है कि कोई चार्ज यदि सर्कुलर पाथ पे है तो उस थ्योरी के हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो वहां होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और यदि कम होती जाएगी तो ये घूमते घूमते क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियस में आके खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बोहर ने कहा कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जाकर खत्म नहीं कर देता कभी। तो हम ऐसे ऑर्बिट कुछ हैं, उन्हें देख रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो, लेकिन एनर्जी इमिट नहीं करेगा। कोई उससे पूछता है कि भाई ऐसा क्यों? उसने कहा कि ये बात मेरी आप मान लो तो मैं हाइड्रोजन से आने वाले बहुत तरह के जो इमिशंस स्पेक्ट्रम है, रेडिएशंस हैं, उनके बारे में आपको सोचने का एक रास्ता बता सकूंगा। तो लोगों ने कहा कि भाई मतलब कि ये ऐसे कौन से ऑर्बिट हैं? तो उसने कहा ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, h/2π का। पहले ऑर्बिट में 1h/2π, दूसरे ऑर्बिट में 2h/2π, तीसरे ऑर्बिट में 3h/2π, चौथे ऑर्बिट में 4h/2π। ऐसे वो ऑर्बिट हैं जिन्हें हम स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एनर्जी इमिट नहीं करेगा, ईएम वेव इमिट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। वैसे भी आप जानते हैं सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एनर्जी कांस्टेंट रह सकता है, और यदि उससे एनर्जी इमिट नहीं हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन सस्टेन्ड हो सकता है, काफी इनफाइनाइट टाइम तक हो सकता है। अब ये जब बात उसने कही तो लोगों को टेंशन तो था कि भाई मैं क्यों मान लूं आपकी बात की MVR जो होगा NH/2π, लेकिन चलो भाई कुछ देर के लिए मान लेता हूं। तो अब बताओ आगे क्या आप कहने वाले हो? तो जब आपने nth ऑर्बिट के लिए देखा, nth ऑर्बिट, nth सर्कुलर ऑर्बिट आपने देखा, तो क्या क्या देखा? एक देखा आपने mv²/r = 1/4πε0 ZE²/r², एक इक्वेशन देखा। और दूसरा देखा mvr = nh/2π। अब हमें इनसे v भी मिल जाएगा और इनसे r भी मिल जाएगा, तो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, और इनसे हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया। एक बार देख लें थोड़ा सा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी यदि हम देखना चाहते हैं तो ½ mv² कितना हो जाएगा, 1/8πε0 ZE²/r। चेक कर लीजिए पहले वाले इक्वेशन से, लेकिन अभी इसका फॉर्मेट और मैं बदलूंगा आगे चल के, r का वैल्यू जब आएगा तो मैं रख दूंगा। अब r मैं निकालना चाहता हूं, ये देखिए एक r तो मैं यहां से कैंसिल आउट करके देख रहा हूं, ठीक है। अब r मुझे निकालना है, तो r या तो r निकाल लूं या भी निकाल लूं, तो देखता हूं मैं क्या किया जाए। पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन, इनको मैंने स्क्वायर कर दिया और इन्हें डिवाइड कर दिया, तो चेक करिए क्या बचेगा। यहाँ देखिए v² कट जाएगा, 1/m v² कट गया, r² 1/m r², और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1/4πε0 ZE²/r, तो एक है ही, और नीचे आ जाएगा NH, अरे n² h², 4π²। अरे कुछ काट पीट सकते हैं क्या यहाँ से? तो ये π² वाला एक पाई गया, और 4 का भी स्क्वायर हुआ, 2 का ही तो स्क्वायर हुआ, ये 4 और ये 4 गया, और देखें कोई गया, एक आर गया सर, एक आर गया, चलो एक आर भी चला गया। तो एक आर भी चला गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया उसे अब चेक कर लो। आर का वैल्यू आ गया ε0
h स्क्वायर n स्क्वायर बाय z अपॉन m e स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर n स्क्वायर बाय z। ये जो होता है 0.56, पीछे वाला सारा कांस्टेंट है 0.56 एंगस्ट्रॉम, और आगे में नंबर है n स्क्वायर बाय z। और यहां से हम ये याद रखते हैं यदि फॉर्मूला कि ये जो r है, ये r किसके प्रोपोर्शनल है, r प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाय z। इसको कर दो 5 स्टार फॉर्मूला, 1 2 3 4 5, ये अपना 5 स्टार फॉर्मूला हो गया। और R का जो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये डब्बा, इस डब्बे को आप 3 स्टार फॉर्मूला बना दो। सर 3 स्टार क्यों? 3 स्टार इसलिए क्योंकि याद रखने में मेहनत ज्यादा होता है और फिर हम भूलते भी हैं। 5 स्टार वाला बड़े कम मेहनत से वो याद रहेगा और उसका ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में। अब देखिए, जेड यदि मैं फिक्स कर दूं जैसे Li प्लस प्लस, और मैं ऑर्बिट बदलता जाऊं, तो ऑर्बिट बढ़ाता जाऊंगा तो रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ती जाएगी। यदि हम कहते हैं एन फिक्स है, ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फिक्स है, अब बताओ हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस किसका रेडियस जो है बड़ा होगा, तो जिसका जेड छोटा है उसका रेडियस बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जेड छोटा है तो अट्रैक्शन कम है, दूर रहा होगा, ऐसे सोच ले सकते हैं। जो भी हो, ये फॉर्मूला बड़े काम का है। जो ये देखा आपने आर एन स्क्वायर जेड जो है प्रोपोर्शनल है आर जो एन स्क्वायर बाई जेड की। और ये जब आर का वैल्यू आपको मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी में ले जाके रख दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो बगल में आपने देखना शुरू किया था वहां ले जाके भी रख दो। आर काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, और आर के बदले मैंने क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और अपॉन एम ई स्क्वायर। तो देखिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल करके चला आ रहा है, एम ई स्क्वायर तो ऊपर आ गया, एम ई टू दी पावर 4 दिखने लगा, एम ई टू दी पावर 4 दिखने लगा, एक जेड है और इसमें अरे एन स्क्वायर कहीं छूट रहा है क्या, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड तो छूट रहा है, एन स्क्वायर बाय जेड, यहाँ पर चेक करो एन स्क्वायर बाय जेड। तो एक जेड और ऊपर आ गया, उसको चेक कर लेना, यहाँ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ ये सर, ये जेड स्क्वायर बाई एन एन स्क्वायर मुझे स्क्वायर। दिख रहा है, और नीचे ये दिख रहा है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, एम ई टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। और यदि काइनेटिक एनर्जी आ गया तो यहां ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी आने के बाद हम लोग एक बार पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी तक वाला फॉर्मूला तैयार कर लीजिए और उन्हें कहीं लिख के उनको डब्बे में डाल सकते हैं। और इस पे स्टार मार्क कितना डालूं, तो बड़ा मन करे तो 1 स्टार, इससे ज्यादा स्टार डालने की आवश्यकता नहीं है, यादवाद रहता नहीं है, जब काम पड़े डिराइव कर। सर हाँ बोलो। ये रेडियस वाला सर याद था, इसमें 0.529 आता है सर। 529 आता है, हाँ सर। चलो तो 53 कर देता हूं मैं, 29 तो मुझे याद रहेगा नहीं, 53 कर लेता हूं, ठीक, हाँ सर। 0.53 एंगस्ट्रॉम। और सर अब काइनेटिक एनर्जी में आता है सर -13.6। हाँ वो बाद में देखते हैं, अभी वेट कर लो, पहले काइनेटिक एनर्जी वाला तक पहुंच गए फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले तक पहुंच गए तो यहाँ थोड़ा सा एक काम और करते हैं, रुकिए। ये आर का वैल्यू यदि मैं किसी एक में रख दूं तो वी भी निकल के चला आएगा। तो यहाँ इसके लिए काम करते हैं, आर का वैल्यू मैं रख वी का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो वी जो था ना ये हो जाता था एन एच बाई 2 पाई और एम आर साथ में, क्योंकि एम वी आर होता था एन एच बाई 2 पाई। तो आप यदि यहाँ आर का वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई एम एन बाई आर, एन अलग रखता हूं और आर के बदले डाटा ला के रख देता हूं, आर के बदले रख रहा हूं
एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, ये आर का वैल्यू रखते हैं और साथ में एन। अरे ये तो एन क्यूब आते दिख रहा है। आर का वैल्यू अच्छा उल्टा लिखना चाहिए, सही बात है, उल्टा लिखना चाहिए। तो यहाँ आर वाला जो डब्बा है उसको इन्वर्टेड करते हैं, इन्वर्टेड करके क्या लिखेंगे, 1/r का ना वैल्यू चाहिए हमें, एम ई स्क्वायर जेड, एम ई स्क्वायर जेड बाय एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और तब एक एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और तब हमारे पास जो डाटा आ गया वो डाटा आ गया, एक एच भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है, एम ई स्क्वायर, एम ई स्क्वायर बाय 2 पाई, साथ में अरे एम भी चला गया, एक एम भी भगा दो, एम भी भगा दो, ई स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच, और साथ में कौन हो गया, जेड बाई एन। ये हो गया वेलोसिटी का वैल्यू, ये हो गया वेलोसिटी का वैल्यू। और यदि ये वेलोसिटी का वैल्यू हो गया तो आप हाफ एम वी स्क्वायर से भी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर यदि करते हैं तो देखो वही आ रहा है या नहीं, हाफ एम, ये वी स्क्वायर करेंगे, एम एक ले आए, एम ई टू दी पावर 4 अपॉन ये 4 पाई स्क्वायर 2 हो जाएगा 8 पाई, पाई स्क्वायर भी आना चाहिए नीचे, वो पाई स्क्वायर भी आना चाहिए। ये पाई कहीं से कैंसिल वैंसिल तो नहीं हुआ है ना, चलो यहाँ देखो यार एक बार, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें देखो पाई रहेगा एन एच बाई 2 पाई, उसमें एच 8 में एक पाई भूला हुआ है, ऐसे कैसे काम चलेगा, नए पेज पे चलते हैं सारा यार। सर रेडियस में कुछ मिसिंग था सर। हाँ बहुत मिसिंग है।